TMC हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को संपूर्ण स्वास्थ्य की श्रृंखला में स्पिरिचुअल टैबलेट की तरफ से पूनम मेहता और मेरे साथी स्नेह गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम पिछले एपिसोड से आत्मा की यात्रा के नियम के बारे में जानकारी ले रहे थे। हमने ये जाना कि आत्मा की यात्रा होती क्या है। आत्मा की यात्रा है बॉडी कॉन्शियसनेस से हमें कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की तरफ जाना। और हमने ये भी समझा था कि वो यात्रा हम करते कहाँ हैं। वो यात्रा हम करते हैं अपने इस शरीर रूपी रथ में, जिसका यात्री होती है हमारी खुद की आत्मा और उसका चालक है हमारी बुद्धिमत्ता, और उसमें ड्राइविंग फोर्स होता है हमारा माइंड, और उस रथ के घोड़े हैं हमारी पांचों इंद्रियां। हमने पिछले एपिसोड्स में ये जानकारी ली थी कि किस तरीके से हम अपनी बैकबोन यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं। तो हमने पहले नियम करे थे अपने लोअर पार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए, और फिर उसके बाद हमने करे थे अपनी रीढ़ की हड्डी के मिडिल पार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं के निवारण के लिए। आज दोस्तों, हम आपके लिए 4 महत्वपूर्ण नियम लेकर आए हैं, जिन नियमों का पालन करने से हम अपनी बैकबोन के अपर पार्ट की जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब आप इन नियमों को सुनते हैं, समझते हैं, तो असली काम शुरू होता है आप लोगों का। आपको क्या करना है? आपको एक एक नियम को, अगर आपकी बैकबोन के किसी भी हिस्से में किसी भी तरीके की समस्या है, तो आप उन नियमों पे मनन कीजिए। श्रवण तो हमने करा दिया, अब आपको क्या करना है? उसके ऊपर मनन करना है, और फिर आपने ये देखना है कि किस नियम का उल्लंघन मुझसे हो रहा है। और जब आप वहाँ पे अपना सुधार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी आत्मा की जो यात्रा है वो धीरे धीरे अपना सफ़र जो है बहुत खूबसूरती से पूरा कर लेती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं आज का पहला नियम स्नेह जी से। थैंक यू पूनम जी। हमारा दोस्तों आज का जो पहला नियम है, जैसे पूनम जी ने आपको बताया कि आज हम जो भी नियम कर रहे हैं वो हमारे ऊपरी हिस्से के लिए हैं। जो हमारी बैकबोन है उसका ऊपरी हिस्सा, यानी आपको सर्वाइकल से संबंधित भी कोई समस्या होती है तो उसको आप उससे भी ठीक कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला नियम है दोस्तों, गिविंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीविंग। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल यही नियम है कि आपको जो चाहिए जीवन में वो दूसरों को देना पहले हमें सीखना है। अर्थात हम जो भी चाहते हैं, हमें लगता है कि हमें प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए, लव चाहिए, कंपैशन चाहिए, ध्यान चाहिए, ज्ञान चाहिए, लेकिन हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि हमें मिल तो जाए, लेकिन हम देना नहीं चाहते। पूनम जी, हमारे अंदर हमेशा लेने की भावना, प्रवृत्ति हमेशा यही रहती है, हम हमेशा लेना ही चाहते हैं। आज तो स्नेह जी मैं कहूँगी कि आपने ये नियम बोल के हमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। अब आप हमें ये बताइए, जो हम चाहते हैं कि ये मुझे मिले, तो उसको हम दें कैसे? हाँ पूनम जी, बिल्कुल, क्योंकि आप ये समझिए, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए प्यार। हम हर रिश्ते में चाहते हैं कि हमें प्यार मिल जाए, लेकिन क्या वो प्यार हम किसी को देते हैं? आप बताइए, देते हैं हम किसी को प्यार? मतलब कि अगर हम प्यार की उम्मीद कर रहे हैं तो दोस्तों पहले हमें उस इंसान को प्यार देना है, और वो भी अंदरूनी रूप से। आप ये देखिए कि कई बार क्या होता है, हम बाहरी रूप से तो हमेशा ऐसा लगता है कि हम प्यार दे रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर क्या होता है, छल भी हो सकता है, कपट भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, ईर्ष्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंदर से जब हमारे अंदर ये भावना पनपने लगती है कि जो मैं हूँ, मेरे अंदर वो प्यार, क्योंकि सबसे पहले आपको सीखना है अपने आप को देना, तभी हम वो दूसरों को दे पाएंगे। दूसरों को देने का अर्थ ये नहीं कि आज हाँ हमें प्यार चाहिए तो जाकर हम कहें जी हम तो आपको प्यार दे रहे हैं, और फटाफट से हमने ये उम्मीद कर ली कि आप हमें प्यार से बात नहीं कर रहे, हम तो आपसे प्यार से मतलब बात कर कि हमें इस गहराई में भी जाना है कि अगर मैं किसी के प्रति प्यार शो कर रही हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो सिर्फ दिखावे वाला है, और मन में मैंने कुछ और फीलिंग्स जो है वो पकड़ के रखी है। मुंह में राम बगल में छुरी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके मुंह में भी राम है तो आपके अंदर भी राम होना चाहिए, वो भावना आपके अंदर होनी चाहिए।
और इसको हम दोस्तों एक और तरीके से भी यूँ समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए हम धरती माँ से उम्मीद करते हैं हमें बहुत सुंदर फूल मिले, पेड़ पौधे मिले, हमारे को फल मिले, तो हमको क्या करना पड़ता है, हम उसमें पहले बीज डालते हैं, फिर हम अपने प्यार से उस पौधे का ध्यान रखते हैं। कितनी खेतों में अगर हम कहें हमारा को जो अन्न की प्राप्ति होती है वो हमें धरती माँ से ही होती है, तो वो भी हमें तभी मिल पाती है जब हम पहले वहाँ पे कुछ देते हैं। अगर हम समझें, हमने प्यार का भी समझ लिया, हमने धरती माँ नेचर से भी समझ लिया, और इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? पूनम जी, आप जैसे आपने बताया कि अगर हम बीज डालते हैं, उसे हम पानी देते हैं, सींचते हैं और वो एक पौधा बनता है, फिर एक फल या फूल देता है। तो फूलों का जीवन जैसे हमने देखा वहाँ उसकी डाली पर ही होता है, जिस शाखा के साथ वो जुड़ा होता है। अगर हम उसे तोड़ लेते हैं तो हमारे पास मुश्किल से कुछ घंटे भी नहीं रहता। तो इसका अर्थ क्या कि उसकी शोभा, उसकी सुगंध, उसकी महकता, वो जो भी है वो वहीं पर है। अगर हमें चाहिए भी होते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम फूल नहीं तोड़ते, एक परमिशन लेके हमें उनसे आज्ञा लेके तोड़नी चाहिए। मतलब हम अपनी इंटेंशन डालेंगे कि मैं इस पर्पस के लिए इस चीज को हम ले रहे हैं। तो ये हुआ हम जैसे किसी को चीज जो दे रहे हैं, आपने देखा कि देना, हमने प्यार देखा कि प्यार हमने दिया, और हम पहले अपने आप को जो हमारे अंदर है हम उसी को हमें बाहर निकालना है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारा मूड सुबह से कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है, हम गुस्से में आ जाते हैं, बिल्कुल, और फिर हमारा पूरा दिन ऐसा लगता है कि हर कोई हमसे गुस्सा हो रहा है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, वास्तव में गुस्से हम खुद ही हैं, हम ही हैं, और वो वाइब्रेशंस हम दूसरों को दे रहे हैं। तो वो सामने वाला उसी वाइब्रेशंस को कैच कर रहा है और उसी वही हमें मिल रही है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है, जो आप दे रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो हमें जो चाहिए, चाहे हमें प्यार चाहिए, चाहे हमें कंपैशन चाहिए, चाहे हमें ज्ञान चाहिए, वो हमें दूसरों को पूनम जी देना ही पड़ेगा, सीखना ही है ये। और इसी पे दोस्तों, जैसे कि इन्होंने अभी बोला कि चाहे हमें ज्ञान देना है, तो इस चीज़ को मतलब हम यूं भी जोड़ सकते हैं ना स्नेह जी, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई कोर्स करना है और वो कोर्स बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उसके बारे में हमें नॉलेज भी कहीं नहीं मिल रही, और हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी जगहों से हमने वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, हमने मेल्स डाले, हमें पता चला कि ओके इसमें एंट्री लेने के लिए क्या क्या करना है। अब बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि कोई और हमें ऐसा, कोई साथी, कोई और इंसान ऐसा मिल जाता है जो उस कोर्स को करना चाहता है। अब हम सोचेंगे कोर्स तो हमने भी नहीं किया, बिल्कुल हमने अभी कोर्स नहीं किया, लेकिन हमने उस कोर्स से जुड़ी हुई जानकारी को तो इकट्ठा किया हुआ है, तो हमको वो जानकारी भी उनके साथ साझी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम ऐसे करते हैं तो यूनिवर्स हमारी और मदद करता है और हमें उससे जुड़ी हुई और जो भी जानकारी चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है, क्योंकि यहाँ आपका स्वार्थ नहीं है पूनम जी। सबसे पहले क्या है, जब हम गिविंग नेचर में आते तो हमें अपनी स्वार्थ की भावना को भी हटाना है, तो हमें यहाँ पे निस्वार्थ भी होना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई बार हमारा मन हो जी हम तो किसी के पास जाके प्यार से बोलें, किसी से हम ये सोच के ही जा रहे हैं कि अभी तो मैंने इसको एक चीज सिखा दी, अभी मुझे 2 चीज सिखा देगा। बिल्कुल, हमारे मन में एक्सपेक्टेशन आ गई। तो स्नेह जी, मैं इससे यूँ समझ पा रही हूँ, जैसे अभी आपने बोला कि हमें निस्वार्थ भावना से रहना है, तो वो स्नेह जी हम तभी रह पाएंगे ना अगर हम ये सोचें वी ऑल आर गॉड। यस, वेरी ट्रू। क्योंकि अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो हमारे मन में हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रहती है, उम्मीद जिसे हम कहते हैं, हर रिश्ते में, हर फ्रेंड में, हर इवन हम अपने गुरु से भी एक उम्मीद करके चलते हैं कि हम गुरु के पास जाएं, हमें ये सिखा दें, हम उनसे ये पूछ लें, कितनी सारी बातें हमारे मन में आ जाती हैं। कभी आपने देखा, हम कभी नहीं स्वार्थ किसी के पास जाते हैं तो हमें वो मिल जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता, उम्मीद से ज्यादा। और वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो वही हिसाब है कि जब आप एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ जाते हो और अपने आप को एक भगवान की तरह, एक ऊर्जा की तरह हम सोचने लगते हैं, हम जब ये समझ जाते हैं कि यूनिवर्सल लव के अंदर हम आ जाते हैं। जैसे कि आप ये समझो, अंदर वो बच्चे की भावना जो होती है, वो हमारा बच्चा है, तब तो हम ये समझ लेते हैं कि हम इसे ऊपर से डांट रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो यूनिवर्सल लव, जैसे हमने कहा कि एक प्यार की भावना होती है, वही भावना हमें हर इंसान के साथ चाहिए। जब भी हम उसको निस्वार्थ कुछ भी देने के लिए तैयार होंगे, हम चाहे वो ज्ञान हो, चाहे हमारा ध्यान हो, चाहे कोई और भी चीज हो, चाहे वो प्यार हो, जो हम दूसरों से चाह रहे हैं, पहले हमें
वो खुद को देना ही है। वो कहते हैं ना 4 जो हमारे नियम है, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलिदम ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा और तत्वमसि, कि यानी मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं, और ये जो हम ज्ञान साझा कर रहे हैं ये भी भगवान है, उसी का अंश है, और ये एक एक कण में भगवान है। तो जब ये भावना हमारे अंदर पनप जाती है, ये ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, तो हम निस्वार्थ देना शुरू कर देते हैं। और इससे दोस्तों हमें यहाँ एक इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपनी आध्यात्मिक जिंदगी में, आध्यात्मिक जीवन से जब हम अपनी आत्मा की यात्रा करते हैं और उस दौरान अगर हम किसी भी तरीके की विजडम या ज्ञान जब हम बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हमको ऐसे नहीं करना चाहिए कि अगर कोई उस ज्ञान की तलाश में है तो हम बोलें कोई बात नहीं। हमारे पास जितना भी ज्ञान है, जितनी भी समझ है, जो भी विजडम आपने लिया है, जिस विजडम से आपको फ़ायदा हुआ है, वही विजडम ज्ञान हमें सामने वाले को बता देना चाहिए। और फिर होता क्या है, फिर हमें यूनिवर्स से उससे भी नेक्स्ट लेवल का विजडम और ज्ञान मिल जाता है। और ये नियम क्या करने लग जाता है, ये नियम हमारी आत्मा की यात्रा को एक अगले, एक नए, एक उच्च पड़ाव के ऊपर ले जाता है। जो मेन हमारा मकसद ही यही है कि हमारे को अपनी यात्रा को बहुत ही सुखदेव में बनाना है, जिससे कि हम अपनी चेतना का विकास कर सकें। पति सर ने बिल्कुल यही बोला है ना कि अगर आपने ए सीखा है तो आप ए दूसरों को दो, बी सीखा है तो बी दो। हाँ, आप ये मतलब हमें ये नहीं सोचना कि मुझे कंप्लीट आए। बिल्कुल, A to Z पहले मैं सीख लूं फिर दूसरों को सिखाऊंगी, हाँ, या सिखाऊंगा, वो भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये तो वही बात हो गई ना, प्यार बांटते चलो, तो हाँ, जितना ज्ञान आए उतने को ही आप बांटते रहिए। ये बहुत अच्छा एक आपने हमारे को इसमें एग्जाम्पल दिया है। और आपने देखा होगा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बॉल है। हाँ जी, मतलब ये बहुत जल्दी समझ में आएगा कि गिविंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीविंग कैसे हुआ। एक बॉल को लीजिए आप, ऊपर उछाला और वो वापस नीचे ही आती है ना। बिल्कुल, क्योंकि आप जो दे रहे हो यूनिवर्स आपको सेम रिटर्न आपको देगा, और आप जब निस्वार्थ दे रहे हो तो हाँ, उसका डबल इम्पैक्ट मिलता है। आपने देखा होगा एक पौधे को, आप जैसे हमने पौधे का एग्जांपल लिया, ऐसे अगर हम 2 पौधे रखते हैं, हाँ, और एक को हम लव वाइब्रेशंस दे रहे हैं, हाँ, प्यार दे रहे हैं, और एक को हम बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, बिल्कुल प्यार से नहीं बोलते, उसको नफरत से देख रहे हैं, आप उन दोनों पौधों की ग्रोथ में असर देखो कि उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है। उनकी ग्रोथ में भी फर्क आ जाएगा, क्योंकि आपने एक को प्यार दिया और एक को आपने नफरत दी। तो वही हमारे हर रिश्ते में, हर जगह वो लागू होता है, चाहे वो हमारा रिश्ते में हो, चाहे वो हमारे गुरु के साथ हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स के साथ हो। क्योंकि गिविंग आप किसी पर्सन के साथ करोगे, किसी एनिमल के साथ करोगे, एनिमल किंगडम के साथ भी तो आप जुड़ोगे ना। वहाँ एनिमल हो गया, हमने प्लांट की बात करी, अब एनिमल किंगडम्स के ऊपर आते हैं। हम कितना आजकल सब कहते हैं कि हमें पेट्स रखने चाहिए, बहुत प्यार रखना चाहिए, किसी भी एनिमल के प्रति हमें कड़वाहट या दया होनी चाहिए, उन्हें हमें खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, बहुत प्यार के साथ रहना चाहिए। जितना हम उनसे दूर भागते हैं उतना ही वो हमें और डराते भी हैं। हाँ। आपने देखा होगा डॉगी को तो बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं कि हाँ, वो जितना उससे हम दूर भाग रहे हैं वो और हमारे पास आता है। और जितना आप एक बार उसके पास स्टेबल होके खड़े हो जाओगे और वो एकदम ऐसे खड़े होके वो देखने लगता है आपको। तो इससे तो हमें ये भी समझ में आया ना स्नेह जी कि हम किसी को कैसी ऊर्जा दे रहे हैं। मतलब वो भी अगर उस ऊर्जा में प्यार नहीं है, गुस्सा है, तो हमको वो सामने से वैसे ही मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आज से लगभग 12-13 साल पहले मैंने ना स्नेह जी अपने घर में एक करी का पौधा लगाया था। तो वो पौधा मेरे सामने ही, मैं उसको बड़े प्यार से मैं उसकी केयर करती थी और वो मेरे सामने ही बड़ा हुआ। तो बीच में कुछ टाइम ऐसा हुआ कि हम लोगों को लगभग 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। तो जब हम आए ना तो वो मेरा पौधा ना काफ़ी सूख गया, गर्मियों के दिन थे। तो मैंने उसको कुछ दिन मैं उसको बड़े प्यार से करती रही, लेकिन नहीं, वो तो बहुत ही सूख गया। तो जब मैंने माली को बुलाया तो मेरे माली ने उसको देख के थोड़ा सा तना करके बोला कि नहीं मैडम, ये तो बिल्कुल सूख गया, इसको तो निकालना ही पड़ेगा। पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने बोला कि अरे हम इतना मेडिटेशन करते हैं, हम इतना प्यार देना सीखते हैं, हम इतनी ऊर्जा बनाते हैं। मैंने उसको बोला कि नहीं, आपको इसको नहीं निकालना। और स्नेह जी मैं क्या करती थी, मैं दिन में कम से कम 3 से 4 बारी मैं उसके पास खड़े होके ही मेडिटेशन करती थी।
और मैं उसको वो ऊर्जा देती थी, मैं उससे बात करती थी, मैं उन सूखी तनियों को ही गले लगाती थी। और आप यकीन मानेंगे, आज भी वो पौधा मेरे घर में हरा भरा, एकदम हरे हरे पत्तों से भरा हुआ है। तो आपके एग्जाम्पल ने हमारी इस बात को बिल्कुल सत्य कर दिया कि आप दे क्या रहे हैं और जो दे रहे हैं वो हमें जरूर मिलेगा। प्यार देंगे तो प्यार, नफरत देंगे तो नफरत। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी स्नेह जी, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस करके देखा है, देना इज नॉट एवरीथिंग या आई एम गिविंग, हमारी इंटेंशन क्या है वो बहुत मैटर करती है। अगर हमारी इंटेंशन में सच्चाई है और हम बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को करते हैं, तब मैंने देखा है कि उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। वो कहते हैं ना, जब आप कुछ कोई शिद्दत से काम करते हो तो सारी कायनात आपके साथ लग जाती है उस काम को करने के लिए। जब हम कोई निस्वार्थ, आपने देखा होगा, अगर हम कोई इसका ध्यान का भी सेशन करते हैं, हमें लगता है सिर्फ हमें लोगों को सिखाना है। आज जो हमारे जीवन में बदलाव आया, मैं खुद ही आपको बताती हूँ कि मैंने सिर्फ पहले 40 दिन ध्यान किया और 40 दिन के 1 घंटे के मेडिटेशन से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब ऐसा हो गया कि मैं हवा में उड़ने लगी और जो मेरा माइग्रेन था वो बिल्कुल ऐसे कि कभी कुछ था ही नहीं। जहाँ मैं इंजेक्शंस लेती थी और भाई सारा दिन परेशान रहती थी, और वो हुआ तो मुझे ये लगा कि ये खुशी जो मुझे मिली है ना, बस मैं सबको बताऊं और सबको इस ध्यान के साथ जोड़ दूं। तो लोगों ने मुझे मतलब पागल भी कहा, बेवकूफ भी कहा कि आप कर क्या, मतलब जो तुम्हें मिला है तुम अपने तक रखो ना, क्या दूसरों को देने की लग रही है तुम्हें। भाई आम पब्लिक यही कहती है, सबको यही लगता है कि तुम्हारा अपना है, तुम्हें जो मिल रहा है ठीक है, अपने तक रखो, दूसरों के साथ क्या बांटना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो जो मुझे आज मिला है वो सबको देना ही देना है। तो दोस्तों, जैसे अभी हमें स्नेह जी के एग्जाम्पल से ये समझ में आया, मेडिटेशन करना क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को, अपनी आत्मा को वो शांति दी, वो प्यार दिया, वो प्रेम दिया, और जब उन्हें उसका फ़ायदा हुआ तो उन्होंने उस चीज़ को अपने तक समेट के नहीं रखा और उन्होंने लोगों को भी उस ज्ञान से उससे जोड़ना शुरू किया। तो ये तो एक बहुत ही, आपने एक बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझा दिया कि जो भी हम चाह रहे हैं हमें वो ही देना चाहिए। दोस्तों, हमारा दूसरा नियम है, वी शुड हैव स्पिरिचुअल डिजायर्स एंड गोल एंड वी शुड एक्सेप्ट व्हाटएवर नेचर गिव टू अस एज फार एज मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट इज कंसीडर। इसका अर्थ ये है कि हमें हमेशा आध्यात्मिक उद्देश्य और आध्यात्मिक गोल अपने लिए रखने चाहिए, और जहाँ तक मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात है वहाँ पे हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमें नेचर देता है। अब हम सोचेंगे ऐसा कैसे, हमारे को क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि वो उसके बिना जीवन ही नहीं चलेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, हमें पढ़ना है, हमें रहने के लिए मकान भी चाहिए, आने जाने के लिए गाड़ी भी चाहिए। लेकिन हम ये समझेंगे कि ये नियम हमें क्या कहता है, ये नियम हमें बताता क्या है। ये नियम हमें ये बताता है कि अगर मान लीजिए आपकी एक तरफ स्पिरिचुअल गोल्स, डिज़ायर्स हैं और दूसरी तरफ आपकी मटेरियलिस्टिक गोल्स या डिज़ायर हैं, तो उस समय हमें क्या करना है? अगर हम इस स्थिति पे पहुंच जाते हैं तब हमें क्या करना है? तो दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जहाँ तक मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात है वहाँ पे हमारा सिर्फ डिज़ायर होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा डिज़ायर है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल गोल्स या स्पिरिचुअल डिज़ायर्स को देखते हैं वहाँ पे हमारी क्रेविंग होनी चाहिए। अब दोस्तों, हमें लगेगा डिज़ायर और क्रेविंग, इन दोनों शब्दों में फ़र्क क्या है? देखिए, डिज़ायर हुआ जो मेरी ज़रूरत से जुड़ी हुई चीज़ है। अब कभी कभी मैंने नोटिस करा है, हम महिलाएं भी शॉपिंग करने में हम डिज़ायर एकदम भूल जाते हैं। हमको ये तो लगता ही नहीं। मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉपिंग एडिक्शन था मुझे, बहुत ज़्यादा। और जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई और हमने वो टैबलेट्स करी, उसका एग्जांपल मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि टैबलेट्स करी तो वो एल्कोहलिक एक हमारी टैबलेट थी, उससे रिलेट जीके सर ने हमें गाइड करा। तो वो मुझे पता चला मेरे अंदर क्या एल्कोहल है, कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग के लिए बस कुछ भी मिले और फट से कर लो, बस देखना नहीं। अब मैं धीरे धीरे विंडो शॉपिंग पर आई हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती थी फट से जाने की। अभी भी है मेरा बहुत, मतलब एक क्रेविंग की मैं जिसे कहूँ घूमने का,
कि कहीं भी घूमने का मौका मिलता है मैं नहीं छोड़ती। अब वही जैसे आपने बताया कि वो डिजायर और क्रेविंग को चेंज करना कि हम उसे क्रेविंग कहाँ लेके जाएं, आध्यात्मिक उसमें, कि अगर हमें कहीं जाना पड़ रहा है आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए या हमारी इच्छा के लिए, तो हमें वो क्रेविंग करनी चाहिए। और अगर हमें ऐसे घूमने का है कि भाई हाँ, तो उसे हमें थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, हमें स्नेह जी के खुद के एक्सपीरियंस से हमें ये समझ में आ गया, जो उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया है, कि शॉपिंग के अंदर वो उनका डिज़ायर नहीं रहा, वो आप ज़रूरत के हिसाब से नहीं रहे, और हम क्या हुआ, हम उसके अंदर इतनी क्रेविंग में चले गए। तो फिर दोस्तों, ये क्रेविंग है क्या? क्रेविंग का अर्थ ये होता है जब हम किसी चीज़ की ऐसी चाहत करने लग जाएं कि हमें लगे मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ। तो देखिए, ये जो डिज़ायर है और ये जो क्रेविंग है, अगर हम इसके अंदर डिफरेंस करना नहीं सीखते हैं तो दोस्तों, हम अपनी आत्मा की यात्रा में बाधा डालते हैं। और ये एक ऐसा नियम है जिसका उल्लंघन हमसे बहुत बारी हो जाता है। हमसे बहुत बारी ये उल्लंघन होएगा। अब ये उल्लंघन क्यों होता है? मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि ये जो हमारा शरीर रूपी रथ है, इसको चलाने के लिए जो इसका ड्राइविंग फोर्स है वो है हमारा माइंड। और ये जो माइंड है ये बहुत ही चंचल है, मंकी है ना। बिल्कुल, ये बैठा है हमारी इंद्रियों के ऊपर। तो ये क्या करता है, ये हमें आध्यात्मिक उद्देश्यों की तरफ हमें क्रेव नहीं करने देता। और जो हमारी मटेरियलिस्टिक ज़रूरतें हैं, ये वहाँ हमारे अंदर जो है क्रेविंग डाल देता है। हमें लगता है अगर मुझे वो साड़ी नहीं मिली, वो कपड़ा नहीं मिला, वो गाड़ी नहीं मिली, तो बस मैं तो जैसे ना रह ही नहीं सकता, संतुष्टि खत्म हो जाती है। बिल्कुल। अब यहाँ पे दर्शकों, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खास पॉइंट समझाना चाहती हूँ कि हम किस तरीके से ये जो हमारे माइंड जो हमारे को डिज़ायर और क्रेविंग दे माइंड ही रहा है, तो हमको क्या करना है। करना तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, सुनने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब करेंगे तो उसमें हमारा कितना एफर्ट लगेगा वो डिपेंड करता है हम सबके ऊपर अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, जब भी आपके अंदर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए क्रेविंग आए, तो वो क्रेविंग, वो ऊर्जा हमारे माइंड में ही आ रही है। तो हमें उस क्रेविंग को कभी भी स्नेह जी दबाना नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको दबाते हैं तो वो फिर से पॉपअप होगा, वो फिर से जागेगा और वो हमें फिर से तंग करेगा। तो हमको करना क्या है, हमको उसको ट्रांसम्यूट करना है, हमें उसको परिवर्तित कर देना है। ऊर्जा हमारे अंदर आई, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए क्रेविंग आई, तो हम उसको कहाँ पे ट्रांसम्यूट कर देंगे? स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए। और जैसे ही आप ये करेंगे, आप खुद से इस बात का एक्सपीरियंस करेंगे कि कितनी खूबसूरती से हम इस नियम का पालन करने लग जाते हैं। और जब हम इस नियम का पालन करने लग जाते हैं तो अगेन हमारी आत्मा की यात्रा बहुत खूबसूरत तरीके से अगले पड़ाव के ऊपर आ जाती है। तो हमें ये बहुत ध्यान देना पड़ता है कि ये मेरा मटेरियलिस्टिक उद्देश्य है, ये मेरा स्पिरिचुअल है, कहाँ पे मुझे डिज़ायर रखना है और कहाँ पे क्रेविंग रखनी है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हम शुरू में अभी हमने नया ध्यान करना शुरू किया, तो चलिए हम कहते हैं ठीक है 40 दिन हम 1 घंटे का ध्यान करते हैं। अब जब हमने 40 दिन वो पूरा कर लिया, तो अब हमारे अंदर क्रेविंग क्या होनी चाहिए, अच्छा अब मैं रोज़ 2 घंटे या 3 घंटे करके देखती हूँ। अब अगर हमने वो भी कर लिया, तो अब हमारे को और आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, अब मैं आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ती हूँ, मैं विजडम इकट्ठा करती हूँ। जब आपको ये लगे कि हाँ, मैंने जो मेरे अंदर क्रेविंग आती थी और उस क्रेविंग में मैंने जितनी भी विजडम ली है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसे औरों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि जैसे पत्री जी ने भी हमें बताया, जब हम स्वाध्याय करते हैं, सज्जन संगतें करते हैं, तो मुझे ये पता चलेगा इनकी विजडम क्या है, तो मुझे और जानकारी वहाँ पे मिलेगी। मुझे इनके एक्सपीरियंस पता चलेंगे तो वो भी मेरे को आध्यात्मिकता में मुझे और आगे बढ़ाएगी। हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है जब हम लोग एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो फिर आ गई नहीं वही बात कि मिलकर हम सब अपनी आत्मा की यात्रा को जो है एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सफ़र की तरफ ले जाते हैं।
तो पूनम जी, जैसे आपने बताया कि हमारे स्पिरिचुअल डिजायर्स होने चाहिए, गोल होने चाहिए कि हमें ज़्यादा आध्यात्मिकता की तरफ ही जाना चाहिए। इसका अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि हम वाई जंक्शन पे खड़े हैं, कि अगर एक वाई जैसे होता है, हमारा वी ऐसे बना होता है और एक नीचे स्टैंडिंग लाइन होती है, यानी आप इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे खड़े हैं, तो आप या तो स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो या आप अध्यात्म उसमें प्रापंचिक जीवन में जा रहे हो। तो यहाँ आपको डिसाइड करना होगा कि मैं किधर जाऊँ। यही हुआ ना कि मतलब हम कहाँ पे डिजायर दूं और कहाँ पे क्रेविंग करूं, क्योंकि चाहिए हमें दोनों चाहिए या हम वहाँ पर बैलेंस कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि मिडिल पाथ वही होगा कि हमें अपने संसार में रहकर ही निर्वाण को प्राप्त करना है। हमें खाली ये भी नहीं कि हम स्पिरिचुअलिटी में घुस रहे हैं और जा रहे हैं और अपने घर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रापंचिक जीवन को वो भी गलत है। हाँ। तो फैमिली को साथ लेकर ही चलना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो उसमें भी हमारी आत्मा का विकास नहीं हो पाता, अगर हम बैलेंस करके नहीं चलेंगे। वहाँ भी एक नियम का उल्लंघन हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों अब आपने ये समझा कि हमारे कैसे स्पिरिचुअल डिजायर और कैसे हमारी स्पिरिचुअल गोल्स होने चाहिए और हमें उन पे आगे कैसे बढ़ना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, यानी कि दोस्तों हम अपनी वास्तविकता को खुद क्रिएट करते हैं, उसे खुद जन्म देते हैं। अब ये कैसे होगा पूनम जी? हम अब सब सोचेंगे कि हमने कैसे क्रिएट करा, हम तो कुछ करते ही नहीं है। हम तो हो जाता है, बस ये हो जाता है। हमने तो ना अच्छा किसी को गलत बोला, ना कुछ करा, ना कुछ सोचा। हम तो हमेशा एकदम मस्त मौला इंसान है और बढ़िया काम करते हैं। लेकिन कैसे हमारे जीवन में ये हो रहा है, एक के बाद, जैसे कई लोग कहते हैं मेरे जीवन में एक के बाद कुछ ना कुछ आए जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई जा रही है, कुछ ना कुछ सफरिंग हुई जा रही है। तो वो कितने परेशान होते हैं और बस इसी ब्लेमिंग मोड में आ जाते हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अब जैसे कोरोना काल में हुआ, कुछ लोगों को अपना जीवन देना पड़ा और वो लेकिन उनको, वो प्रापंचिक हैं तो उनको ये समझ नहीं आया कि इस जीवन मृत्यु के बाद भी एक नया जीवन है उनके लिए, क्योंकि आत्मा की तो मृत्यु है ही नहीं। उनको ये नहीं समझ में आया। वो बहुत विलाप में, बहुत दुख में रहे। और ऑब्वियस है कि एक इंसान अपने घर का कोई जाता है तो इंसान दुखी होगा ही। लेकिन उस टाइम में उनको ये भी ब्लेम आ गया कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा कौन सा बुरा काम किया कि भगवान ने हमें ये सजा दी। लोगों के मतलब ऐसे शब्द भी आए कि ऐसी सजा हमें क्यों मिली, इतनी छोटी उम्र में हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये क्या था, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हमने अपने आप को ब्लेमिंग मोड तो दे दिया, लेकिन अब आगे की यात्रा आप और खराब कर रहे हो। आप हमेशा अपने आप को दोष दे रहे हो, दुखी कर रहे हो। आप और क्रिएशन कर रहे हो ना, उसमें आपका रोल नहीं था। जीवन और मृत्यु जैसे हमारे हाथ में नहीं होती। ये खुदा की कुदरत है कि जिसका जीवन जितनी सांसें लिखी है वो उतना अपना करके आगे की यात्रा पे जाएगा, जिस तरीके का हमारा सोल प्लान बना होगा। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं इस शरीर के अंदर, जब आत्मा ये यात्रा करने आती है, तब हमको कुछ याद नहीं रहता। हम भूल जाते हैं कि ये मेरा प्लान था, या मैं अपने किसी भी तरीके का कोई कार्मिक बैगेज उतारने आए हैं, वो हमको नहीं ध्यान रहता। और हम क्या करने लग जाते हैं, हम ब्लेम करने लग जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम किस तरीके से अपनी रियलिटी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अपनी रियलिटी को देखे पूनम जी, हम दो तरीके से, मतलब अगर हम सोचे तो हमारे पास 5 फैक्टर्स होते हैं अपनी क्रिया करने के। बिल्कुल। आप सोच रहे हैं, आपने थॉट किया, स्पीच, टाइम, प्लेस, मनी, आपके 5 फैक्टर्स हो गए। बिल्कुल। थॉट, स्पीच, टाइम, प्लेस एंड मनी। इन 5 में हमें पता भी नहीं चलता, हम कभी नकारात्मक सोच जाते हैं और कभी हम असकारात्मक सोच जाते हैं। जब हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है तब हम कभी ये नहीं कहते मेरे साथ ही क्यों अच्छा हो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया। तब तो ये भाव आता ही नहीं है, भाव नहीं आता। लेकिन जब जैसे हमारे साथ कुछ आपदाएं होती हैं, कुछ सफरिंग्स आती हैं, वो हमारा व्यू बदल जाता है और हम उसे ये सोचते हैं हमारे साथ जीवन में सफरिंग हो रही है। आपके शब्दों में कितनी ऊर्जा है, हम ये बात को भी नहीं समझते। हमने सोचा भी गलत और हमने क्रिएट बोला भी गलत। हम अपनी ही समस्या को बार बार जब लोगों को बताते हैं मेरे साथ ये हो रहा है, आज मेरे पैर में दर्द है, आज मेरे साथ ये हो गया, तो जाने अनजाने हम खुद ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना उसे, बार बार उन शब्दों की ऊर्जा के द्वारा। तो वो आपको वापस तो मिलेगा ही जब आप अपने शब्दों के द्वारा। और आपने कई बार देखा होगा जब हम बहुत नेगेटिव होते हैं तो हमारी पावर भी बहुत ज्यादा होती है। नकारात्मक शब्दों के साथ हम 100% श्योर हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ जब हमारे सकारात्मक शब्द होते हैं तो हम डाउट में आ जाते हैं।
फिर हम कहते हैं जब हम कुछ गलत सोचते हैं वो तो हो जाता है, लेकिन जब हम अच्छा सोचते हैं वो नहीं होता, क्योंकि हम वहाँ ऊर्जा दे रहे हैं। वहाँ आपने हाँ, पूरी अपनी 100% ऊर्जा दे दी नकारात्मकता में। और लेकिन जहाँ सकारात्मकता थी वहाँ आपने डाउट क्रिएट कर, शायद हो मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो सकता, शायद मेरे साथ ऐसा होगा या हाँ, नहीं होगा, शायद मेरी लॉटरी डाउट लगेगी, में चले जाती है। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ जो मैंने अभी स्नेह जी के उसमें से समझी है, वो ये चीज़ हमें भी एक ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो आत्मा है वो इस शरीर में जो आई है वो क्यों आई है, क्योंकि उसको अपनी चेतना का विकास करना है, उसको अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना है। तो कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के लिए उस आत्मा को कुछ लर्निंग्स लेनी होती हैं, और उन लर्निंग्स को लिए बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब दुख का समय आता है, जब कोई पीड़ा आती है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो हमारे रिश्तों से जुड़ी होती है, वो समय होता है जहाँ पे हम अपनी आत्मा की यात्रा को बहुत बढ़िया तरीके से उसकी अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। और वो दोस्तों हम कैसे कर सकते हैं? वो हम तभी कर पाएंगे जब हम इस नियम को पूर्ण रूप से समझें कि आज जो मेरे साथ बुरा हो रहा है या कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, वो चाहे आपका कोई क्लोज रिश्ते में ही हो, हमारे खुद के भाई बहन हो सकते हैं, वो हमारे लिए कुछ गलत बोल रहे हैं या वो कुछ हमारे लिए गलत कर रहे हैं। तो अगर ये संयम उस समय हम अपने अंदर रखते हैं कि ठीक है, कुछ पिछले जन्म का होगा, मेरा कर्म कटा, और वहाँ पे क्या होता है जब हम इस लर्निंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि साइलेंस इज़ द बिगेस्ट वेपन। मौन की शक्ति बहुत ही, मतलब उस शक्ति को हम बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जब हम मौन रखते हैं संयम के साथ, मौन का मतलब ये नहीं है कि दिमाग में चल रहा है ओ उसने मेरे साथ गलत किया, हाँ वही, बिल्कुल संयम, आपका मौन हाँ, अंदर से भी होना चाहिए, आपकी सोच में भी कुछ नहीं चलना चाहिए। और जब दोस्तों हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये जो मेरे साथ हुआ है ये मेरी आत्मा की लर्निंग है, और जब हम ये समझ लेते हैं कि ये जितना भी नेगेटिव हो रहा है ये मेरा खुद का ही क्रिएट किया हुआ है, और ये हमारे अनुभव है। बिल्कुल, ये अनुभव हम इस धरती रूपी स्कूल में जब आए हैं तो सीखने के लिए आए हैं। कभी सफलता भी होगी, कभी असफलता भी होगी, सुख भी होगा, दुख भी होगा, रात भी होगी, दिन भी होगा। तो जब हम इन चीजों को समभाव से लेने लग जाते हैं, तो मैंने ये चीज हमने स्पिरिचुअल टैबलेट में, मैंने काफ़ी पेशेंट गॉड के साथ भी काउंसलिंग में जितना हमने रिसर्च करके ऑब्जर्व किया है कि जब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, नहीं तो क्या होता है हम ब्लेम गेम में ही रह जाते हैं, मेरा जीवन साथी मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरे घर वाले ऐसे कर रहे हैं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बिल्कुल अपने आप को ब्लेम देना। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, व्हाई विद मी, व्हाई नॉट विद अदर्स, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम अपना आत्म तत्व ही भूल जाते हैं और हम बॉडी लेवल के साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हम अपनी इस सफर को, रुकावट हम अपने लिए खुद ही डाल देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस नियम का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, और वो नियम क्या है? वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, अर्थात अपनी वास्तविकता को आप खुद ही जन्म देते हैं, चाहे सकारात्मक रूप में चाहे नकारात्मक रूप में। तो वो आपको पूरा और हमें पूरा ध्यान रखना है अपनी सोच के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा और अपनी क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा, कि आप कौन सी क्रिया कैसे कर रहे हैं। कई बार जाने अनजाने में पूनम जी आपने ये भी देखा होगा कि हमारे कोई पैर में भी दर्द होता है तो हम सारा दिन, एक राग होता है ना, गाने लग जाते हैं, अरे मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, सुनो मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अब जाने अनजाने हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि हम उन शब्दों के द्वारा इसको बहुत क्रिएट कर रहे हैं। वो आपका बहुत ज्यादा क्रिएशन भी साथ और साथ बढ़ता जा रहा है, आप तो सोचो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कुछ हो थोड़ी रहा है, लेकिन बताने में आपने उसे और क्रिएट कर लिया। और जैसे ही आप उसको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दोगे कि नहीं ये मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, एकदम स्वस्थ है, तो धीरे धीरे अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा काम करती हैं। और ये अफर्मेशंस आपको इस क्रिएशन में इतनी हेल्प करती हैं कि आप पॉजिटिविटी की तरफ यानी सकारात्मकता की तरफ जाने लग जाते हैं। तो स्नेह जी, अब हम बात करते हैं
हमारे अपने चौथे नियम की, जो हमारी बैकबोन के ऊपरी हिस्से से जुड़ा और होता आज है। का मतलब हम स्पिरिचुअल टैबलेट का इसका नियम समझे तो 10वां नियम है। और ये नियम है दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कि कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम इस नियम को सोचते हैं तो एकदम मन में विचार आता है, अरे ऐसे कैसे, बहुत सारी चीजें हैं जो संभव नहीं है। हमको ऐसा लगेगा जैसे अगर अब मैं सोचूं कि ओके प्रोफेशनल लेवल पे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, अरे मैं तो सीए बनना चाहती थी, अब मैं सीए थोड़ी ना बन सकती हूँ, अब मैं उस काम को कैसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक बहुत ही खास इम्पॉर्टेंट नियम को इग्नोर ही कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी हम उसका उल्लंघन करते हैं, हम तो नियम को इग्नोर ही कर जाते हैं, क्योंकि हम कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते बिल्कुल अपने। और वो नियम क्या है, वो नियम ये है कि आप जो भी इच्छा चाहते हैं उसको इस बॉडी के साथ मत जोड़ के चलिए ना, कि इसी शरीर में इसी ड्रेस में मुझे सीए बनना है। क्यों? क्योंकि आत्मा की तो मृत्यु है ही नहीं। आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं वो आपको किसी दूसरे जन्म में मिल जाएगी, हम वहां पे उस चीज को करेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जब कहते हैं ना पकड़ के रखना, वो हमें थोड़ी सी दिक्कत देता है। हमको लगता है कि नहीं, जो भी मेरे अंदर इच्छा, बिल्कुल हमारे अंदर जो इच्छाएं आ रही हैं, जैसे मेरे अंदर अभी एक इच्छा है कि किसी वजह से मैंने अपना क्लासिकल डांस पूरा नहीं किया, मैं उसको करना चाहती हूँ और वो मैं इसी ड्रेस में करना चाहती हूँ, यानी कि मैं इसी जन्म में करना चाहती हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर हमारी कुछ इच्छाएं हैं तो वो अगर बहुत कोशिश भी कर रहे हैं अगर हम, तो हमने क्या समझा स्नेह जी, अगर हम उनको अचीव नहीं कर पा रहे, हम उनको नहीं पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें ये इंडिकेट करता है या तो आपके अंदर हार्डवर्क की कमी है, यानी कि उसको हासिल करने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी है आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। और कभी कभी क्या होता है कि हमने खूब मेहनत करी लेकिन फिर भी हम उसको नहीं पाए, तो उसका मतलब क्या होता है कि यूनिवर्स हमें क्लियर कट बता रहा है कि इस जन्म में, यानी कि इस ड्रेस के अंदर आपके लिए नहीं, ये आपके लिए नहीं है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी पेशेंट गॉड्स के साथ ये नियम काम हुआ है। अगर आपका भी इसमें कुछ एक्सपीरियंस रहा है पेशेंट गॉड के साथ इस नियम से रिलेटेड? नहीं, आपका नहीं रहा। मेरे एक पेशेंट गॉड थे, वो जब मेरे पास आए तो उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे भी थे, तो उनको कंधों में बहुत दर्द रहता था। तो जितने भी हमारे नियम थे जब हमने उनके साथ वो लगाए तो कोई भी नियम वहाँ पे उनका सही नहीं बैठ रहा था। तो जब हमने उनके साथ और जैसे जैसे हम काउंसलिंग में आगे बढ़े, हम थोड़ी गहराई में गए, तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो अपने जीवन में ये बनना चाहती थी, मैं ये करना चाहती थी, और उस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी बिटिया को बहुत प्रेशराइज किया कि आप करो। तो उसने बोला कि मुझे इस चीज़ में मम्मी इंटरेस्ट नहीं है, और उसने वो चीज़ नहीं करी। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि जो हमारे पेशेंट गॉड थे, जो वो हासिल करना चाहते थे, जो शायद उनका इस जन्म का सोल प्लान नहीं था, अब उन्होंने वो किसके ऊपर थोपना शुरू कर दिया, अपनी ही बेटी के ऊपर। और वो क्या थे, उनको इतना कंधों में दर्द रहता था पीछे के हिस्से में, क्योंकि वो हर समय सोच में रहते थे। तो जब हमने उनके साथ इस नियम को उनके साथ डिस्कस किया और उनको हमने समझाया कि देखिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, और हमने दोस्तों जो वो चाह रहे थे उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो एज ए हैबिट उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते थे। तो हमने क्या किया, हमने उनको धीरे धीरे उस आदत को अपनाने के लिए बोला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ठीक है उस जो भी उनका डिज़ायर था वो उसको प्रोफेशनल लेवल पे नहीं ले जा सके, लेकिन जब उन्होंने उसको हैबिट की तरह करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनके घर में उनके बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया, अरे मॉम वाओ ये आपने इतना अच्छा किया। तो कुछ ही समय के अंदर क्या हुआ, जो उनको इतनी दर्द होती थी वो धीरे धीरे वो उनकी ठीक हो गई। तो यहाँ से तो हमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझने को मिला कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एज वी ऑल नो इम्पॉसिबल ही क्या कहता है, आई एम पॉसिबल, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं।
और हम करते क्या हैं दोस्तों, हम अपने आप को ना बॉडी लेवल पे ले जाते हैं, हम अपने आप को आत्मा लेवल के ऊपर नहीं देखते हैं। आत्मा लेवल के ऊपर हमारे अंदर जो इच्छा आएगी हम उस इच्छा को ज़रूर पूरा कर पाते हैं। और कभी कभी तो यहाँ पे तो स्नेह जी मैंने ये भी देखा है, क्योंकि ये कभी कभी मेरे साथ भी हुआ है, आलस्य की वजह से, कंफर्ट जोन की वजह से। और कई बार पूनम जी फियर भी आ जाता है किसी नई चीज को करने का। बिल्कुल फियर भी आ जाता है कि नहीं, हम पहले ही डर जाते हैं, नहीं हमसे ये तो मैंने पहले करा ही नहीं है, कैसे करेंगे, वो फियर भी आ जाता है। जबकि हम ये भूल ही जाते हैं, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। शुरुआत ही वहीं से होगी ना, जब हम उस काम को पहली बार करेंगे। तो जब हम इन बातों का ध्यान करते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, नियम को सुनना समझना वो एक अपनी जगह है, लेकिन उसको मंथन करना, उसको अपने पे अप्लाई करना और फिर उसमें से इतने वेज ढूंढना, ये जो है ये खुद हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों हमें ये समझ में आ गया, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कि कुछ अगर वो हमारा इस जीवन में नहीं हो रहा तो वो हमारे आने वाले जीवन में जरूर होगा। लेकिन पूनम जी, इस बात को सुन के हमारे दर्शक ऐसा भी समझ सकते हैं कि चलो चलो छोड़ो, ये इस जन्म का नहीं है, अब अगले जन्म में करेंगे, हम कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, हम कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि कई मेहनत ही नहीं करेंगे, हम आलस्य के साथ ही ज्यादा रहेंगे। और दोस्तों आलस्य भी एक तरह का कर्मा है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें किसी भी चीज के लिए आलस में नहीं जाना। आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी, जो हमारा पहला नियम था, डू नॉट लूज एनी अपॉर्चुनिटी, तो हमें किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। तभी आप नथिंग इज इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट कर पाओगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कई बार पूनम जी हमें फियर भी आ जाता है, कई बार तो हम आलस्य के कारण नहीं करते कोई काम। कई बार होता है, जैसे आज कई घरेलू स्त्रियां भी बहुत ज्यादा, जैसे आपने देखा कि मेडिटेशन में बहुत ज्यादा जुड़ी, और ये हमारा कोरोना काल आया, कोरोना काल में जूम बहुत ज्यादा, भाई टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा हुई थी, तो उसमें लोगों को नहीं समझ में आया कि हम कैसे उसमें जाएं, कैसे अपने आप को स्क्रीन के सामने लेकर आए, कैसे अपने आप को म्यूट करें। कई बार आपने देखा भी होगा सेशंस में किसी की आवाज आ रही होती थी, कोई कुछ बोल रहा होता था, उन्हें समझ में नहीं आता था कि हम म्यूट कैसे करें अपने आप को। तो वो फियर भी लोगों के मन में या हमारे मन में एकदम आ जाता है कि नहीं ये मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आती, मैं कैसे करूंगी, या मैं नया सेशन लेने स्टेज पर जा रही हूँ तो वो अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे करूँ, क्योंकि मेरे को तो स्टेज का डर लग रहा है, मैं तो नहीं जा सकती। तो दोस्तों यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि स्नेह जी हमें किसी भी तरीके की एक्सक्यूज भी नहीं लेने देंगी। अगर हमारे में भय है तो हमें भय का सामना करना है, अगर आलस्य है तो आलस्य को भगाना है। और यदि हमारे को ऐसा लग रहा है कि ये काम करने में बड़ी मेहनत लगेगी और मैं मेहनत ही नहीं करना चाहती, तो हमें वो पॉइंट भी पकड़ना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हम कुछ भी नया करना चाहते हैं तो हमें इन सारी चीजों को छोड़ना होगा, अपने आलस्य को छोड़ना है, अपने डर को छोड़ना है, और अपनी हार्डवर्क को साथ लेके कोई भी चीज नई सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। तभी आप उस नथिंग इज इम्पॉसिबल को आप आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट करेंगे। चाहे आप उसका 5% ही सीखें, आपने उसमें जाके तो देखा कि इसमें क्या था, मैंने क्या सीखा। अगर हम डर के मारे कोई चीज छोड़ देंगे तो हमने उस नियम का, इसका मतलब उल्लंघन किया, हम तो दूर से ही डर गए। तो दोस्तों अभी जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड्स में और आज के एपिसोड में हमने आपको सारे नियम बता दिए हैं। अब हम आपसे एक बात साझा करना चाहते हैं, जो हमने अपने स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन के रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी हमारे पेशेंट गॉड के केसेस आते हैं, जिनमें हम 40, 50%, 80%, 90% तक की जो सफलता को जब हम हासिल कर लेते हैं, तो हमने ये भी देखा ऐसा क्यों होता है कि कोई पेशेंट गॉड जो होते हैं वो इन नियमों को बहुत अच्छे से समझ के और वो अपने अंदर इन चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं और बड़ी जल्दी से जो है वो ढूंढ लेते हैं कि वेयर आई एम लैकिंग एंड वेयर आई हैव टू वर्क। लेकिन कभी कभी बाकियों के साथ क्या होता है कि उनको काफ़ी समय लगता है। तो जब हम ऐसे ही एक बार डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या देखा, हमने कहा देखिए ये तो यूं ही बात हुई कि जैसे कोई एक इंसान है, मान लीजिए उसने आज तक कभी समुंदर नहीं देखा, उसने सी नहीं देखा,
तो वो क्या करता है, वो यूट्यूब में देख लेता है, वो कभी उसने मूवीज़ में देख लिया, कभी भी उसने सोशल उसके ऊपर देख लिया। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद वो पर्सन का जो ट्रांसफ़र है वो उस शहर में हो जाता है जहाँ पे समुंदर है। ले लेते हैं मुंबई में हो गया, ठीक है। अब क्या है, जहाँ भी वो रहता है उसको ऊपर वहाँ अपनी खिड़की से समुंदर दिखता है। अब वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ समुंदर को अपनी खिड़की से देखता है। कुछ महीने के बाद उसके मन में आता है कि चलो मैं भी ज़रा बीच पे जाता हूँ, और वो वहाँ पे जाता है। अब भी वो क्या कर रहा है, वो समुंदर के वहाँ खड़े होके पूरे समुंदर को देख रहा है, अनुभव कर रहा है, एहसास कर रहा है। अब उसके मन में आता है कि मैं भी स्टीमर में, बोट में, मैं इसमें जाऊं। अब वो क्या करता है, वो उस कश्ती में बैठता है और वो उस समुंदर का आनंद ले रहा है। मैं कहूँगी अभी भी वो गहराई में नहीं गया। अब वो गहराई में जाने का जो काम है वो करता है स्पिरिचुअल टैबलेट। स्पिरिचुअल टैबलेट ने क्या किया, वो हमें वो नियम बताते हैं, वो हमें उस स्थिति तक ले जाते हैं जहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर और गहराई में जाते हैं। और ये इतना आसान भी नहीं होता स्नेह जी, हमें मालूम है। कभी कभी हमें ऐसा लगेगा यार ये मैं क्यों नहीं पकड़ पा रही, ये चीज़ मुझसे क्यों नहीं हो रही है। हमारे अंदर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है। अब वो फ्रस्ट्रेशन भी हमारा एक ऐसा गुण है जिसे हमें अपने अंदर से निकालना है। हमें संयम में रहना है, हमें कंपैशन में रहना है। तो जब हम उस स्थिति पे पहुंचते हैं, कोई भी पेशेंट गॉड जब उस स्थिति पे पहुंचता है तब वो उस समुंदर की गहराई में जाता है। तो वो गहराई कहाँ है, वो हमारे ही अंदर है। तो जब हम अपने अंतर मन की गहराई में जाते हैं, जब हम अपने विचारों पे, अपनी सोच पे, मैं कैसे सोचती हूँ, मैं जो देखती हूँ मैं उसी पे एकदम जो है विश्वास कर लेती हूँ, और जब हम इन नियमों का बहुत गहराई में जाके अपने ऊपर खुद इसको मंथन करके देखते हैं, तो स्नेह जी हमने ये देखा है कि हमारे पेशेंट गॉड को और हमें खुद को भी जो है अपना वो पता चल जाता है मैंने किस नियम का उल्लंघन किया है। और फिर क्या होता है, हम जैसे ही उस चीज़ को समझ लेते हैं, हम उसको अप्लाई कर लेते हैं, तो जो भी हमारी बैकबोन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो हमारी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों आज हमने इस एपिसोड में जाना कि हमारी जो बैकबोन से संबंधित समस्याएं आती हैं, जैसे पूनम जी और हम दोनों ने डिस्कस किया अभी तक, पूरी बैकबोन में हमारे 10 नियम हैं। उन 10 नियम से आप अपनी बैकबोन को ठीक कर सकते हैं, अपनी पीड़ा को कम कर सकते हैं। उन 10 नियम को आप एक पेपर पे लिख के अपने कमरे में जगह जगह चिपका सकते हैं, अपने रूम में, अपने वॉल ड्रॉप पे, कहीं पर भी जहां आपकी निगाह ज़्यादा जाती हो। क्योंकि इन नियमों को पढ़ना भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। जब आप बार बार उसको पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो जाएंगे, और जब वो फीड हो जाएंगे तो जैसे ही आप कुछ गलती करने लगेंगे आपको तुरंत याद आएगा मैं इस नियम का उल्लंघन कर रहा हूँ। तो इन नियमों को आप 10 को लिखें, अपने कमरे में जगह जगह चिपकाएं, जिससे आप बार बार उनको देख पाएं। फिर भी आपको लगता है कि आपके पास अभी भी कोई समस्या है कमर दर्द से, तो आप हमारे से मिल सकते हैं। हमारा आचार्य सांगत्य होता है ऑनलाइन हॉस्पिटल एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे। ट्यूसडे का समय होता है हमारा 12 से 1 और एवरी फ्राइडे का समय होता है हमारा 3 to 5 इवनिंग। तो जब भी आपको ऐसा लगे हमारे आचार्य संगत्य में आइए, अपनी समस्याओं का समाधान पाइए और अपने ऊपर काम करिए। तो आपसे हम विदा लेते हैं इसी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।